आज की कहानी है गांव की जेठानी और शहर की देवरानी। अजय और मधु दोनों शहर में रहते थे। अजय की बहन की शादी थी तो इसीलिए वो मधु को कह रहा था कि शादी के लिए उन्हें गांव में 1 महीना रुकने के लिए जाना होगा। इस पर दोनों बहस कर रहे होते हैं तो मधु कहती है, अजय तुम पागल हो गए हो। 1 महीना कुछ ज़्यादा नहीं हो गया क्या? 1 महीने के लिए भला कौन जाता है गांव में? शादी ही तो है, 1 दिन का फंक्शन है, 4-5 दिन रुककर हम आ जाएंगे। इस पर अजय कहता है, मधु तुम पागल हो गई हो क्या? ज्योति मेरी सगी बहन है, हम अपनी बहन की शादी में ही टाइम से नहीं जाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा मेरा भाई होने का और तुम्हारी भाभी होने का? अभी गांव में भैया और भाभी हैं, सब कुछ उन्होंने ही तो संभाला है, हम तो सिर्फ टाइम पर जाकर उनकी थोड़ी सी मदद ही तो करेंगे। इस पर मधु झुंझलाते हुए कहती है, क्यों नहीं करते हम मदद? पिछले महीने तो तुमने 2 लाख रुपए भेजे थे। ज़रूरत पड़ने पर तुम हमेशा उन लोगों को पैसे भेजते हो और फिर कह रहे हो कि हम थोड़ी सी ही मदद करके आएंगे शादी में। तो अजय मधु को समझाते हुए कहता है, मधु 2 लाख रुपए आज के ज़माने में कुछ भी नहीं है। क्या हो गया, मैंने ज्योति की शादी के लिए 2 लाख रुपए दे दिए तो? और वैसे भी ज्योति हम 2 भाइयों की इकलौती बहन है, उसकी शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अच्छा सुनो, मैं टैक्सी लेने जा रहा हूँ, तुम सारा सामान तैयार रखना वरना अंधेरे में घर पहुँचेंगे। ऐसा कहकर अजय बाहर टैक्सी लेने के लिए चला जाता है तो मधु अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहती है, ओह गॉड, अब क्या मुसीबत है। अजय को कौन समझाए कि मुझे गांव जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ का रहन सहन, कितने पिछड़े लोग हैं वहाँ के। अजय टैक्सी ले आता है, फिर दोनों बस स्टैंड से बस पकड़कर गांव पहुँचते हैं। मधु को गांव जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था क्योंकि वो शुरू से ही शहर में रहकर पली बड़ी थी। लेकिन शादी के बाद वो कर भी क्या सकती थी। उसने लव मैरिज की थी और अजय एक गांव का रहने वाला लड़का था, जिस वजह से वो 1-2 बार गांव पहले भी जा चुकी थी। अब वो तीसरी बार गांव जा रही थी। गांव पहुंचते ही उसके जेठानी आशा उससे कहती है, मधु पानी गर्म हो गया है, तुम ऐसा करो हाथ पैर मुंह धो लो, फिर मैं खाना लगा देती हूँ। तभी उसकी ननद हाथ में एक साड़ी लिए हुए आती है और मधु को साड़ी दिखाते हुए कहती है, भाभी जरा इस साड़ी को देखना, क्या सगाई के लिए मैं ये साड़ी पहन लूँ? तो मधु मुंह बनाकर ज्योति से कहती है, ये साड़ी तुम सगाई में पहनोगी? इतनी बेकार, इसका कलर कितना ब्राइट है, आजकल ऐसे कलर कौन पहनता है? और वैसे भी तुम्हारी शादी शहर में होने वाली है तो उनके रीति रिवाज सीख लो। देखो मैं तुम्हारे लिए एक नई साड़ी लाई हूँ, तुम्हें अभी दिखाती हूँ, बहुत ही सुंदर है, तुम पर बहुत जचेगी। तो ज्योति घबरा जाती है और कहती है, क्या करें भाभी, हमें शहर के रहन सहन का थोड़े ही पता है। आशा भाभी ने जो साड़ी दिलाई मैंने तो वही चुपचाप ले ली। मैं सोच तो रही थी कि एक बार आपसे बात कर लूँ, लेकिन क्या करूँ, शादी की तैयारियों की भाग दौड़ में मुझे मौका ही नहीं मिला आपसे बात करने का। इस पर मधु इठलाते हुए कहती है, तुम चिंता मत करो ज्योति, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूँगी। मुझे पता था आशा भाभी की ऐसी ही पसंद है, बेकार सी गांव वाली, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए साड़ी पहले ही ले आई। अब तुम्हारी शादी शहर में होने जा रही है, इसीलिए शहर के लोगों की तरह ओढ़ना पहनना सीख लो। आशा भाभी की पसंद एकदम ओल्ड फैशन है, इसीलिए आगे से कोई भी ड्रेस लो तो सोच समझ कर लेना, आशा भाभी की पसंद की मत लेना। आशा वहीं खड़े खड़े सब कुछ सुन रही थी। ये सुनकर उसकी आंखों से आंसू छलक आते हैं, लेकिन वो अपने आंसू पोंछकर छिपाने की कोशिश करती है। आशा को देखकर मधु इतराने लगती है और अटैची से एक गुलाबी रंग की साड़ी निकालकर ज्योति को दे देती है। ज्योति वो साड़ी लेकर बहुत खुश हो जाती है और आशा की दी हुई साड़ी एक तरफ रख देती है। फिर वो मधु से कहती है, अरे वाह भाभी, ये साड़ी कितनी सुंदर है, मैं सगाई में अब यही साड़ी पहनूंगी। आशा बेचारी खड़ी खड़ी सारी बातें सुन रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। मधु घमंड जताते हुए हंसने लगती है और मन ही मन सोचती है, काम करने से बचने का ये सही तरीका है। ज्योति को सारा दिन मक्खन लगाती रहूंगी, कौन इनके काम में पिसे। इस तरह मधु ज्योति के आसपास ही रहने लगी और ज्योति की शादी में होने वाली रस्मों में ना तो वो भाग लेती और ना ही घर के किसी काम को हाथ लगाती। अजय मधु की सारी हरकतें देख रहा था, इसीलिए वो मधु से कहता है, मधु
भाभी सारा दिन काम में कितना परेशान रहती हैं, तुम भाभी की मदद क्यों नहीं करती? हम जब से आए हैं मैंने तुम्हें एक काम करते हुए भी नहीं देखा है, सारा दिन भाभी ही लगी रहती हैं। मधु अपना बचाव करते हुए कहती है, अजय अब मैं एक ही हूँ, क्या क्या करूँ? सारा दिन तो ज्योति की मदद करती रहती हूँ, कभी ये सेलेक्ट करना, कभी वो सेलेक्ट करना, कभी कुछ करना। तो ये सब तो दिखाई देता नहीं तुम्हें, तुम्हें तो बस ये दिखाई दे रहा है कि आशा भाभी सारा दिन मेहमानों के आगे पीछे घूमती हैं, मेरा काम तो तुम्हें दिखाई ही नहीं दे रहा। तो ज्योति भी अपनी भाभी की तरफदारी करते हुए अपने भाई से कहती है, हाँ भैया, भाभी बिल्कुल सही कह रही है, भाभी सारा दिन मेरे साथ लगी रहती हैं, और वैसे भी आशा भाभी को तो सारे काम करने की आदत है, वो इतने मेहमानों को आसानी से संभाल सकती हैं। आप चिंता मत करिए, सारे काम अच्छे से हो जाएंगे। तो उसकी सास भी आशा को रसोई में काम करते हुए देखकर कहती है, आशा बहू तू भी जाकर बेटा तैयार हो ले, सुबह से काम में लगी है, फिर बाद में तुझे फुर्सत नहीं मिलेगी, बारात एकदम से आ धमकेगी दरवाजे पर, फिर तू इधर उधर भागती फिरना, यहाँ का चाय नाश्ता तो मधु बहू भी संभाल लेगी, जा बेटा तैयार हो ले। तो आशा अपनी सास को बताती है, माँ जी मधु तो ज्योति की तैयार होने में मदद कर रही है, इसलिए मैं सबको चाय नाश्ता देकर तैयार हो जाऊंगी। तो उसकी सास कहती है, जब से आई है तब से बेफालतू के काम करती फिर रही है, घर के काम को हाथ तक नहीं लगाया है, टाइम पास कर रही है बस। ज्योति को तैयार करने के लिए तो पार्लर वाली बुला रखी है, फिर ये काहे का तैयार करेगी ज्योति को, बस कोई काम ना करना पड़े इसीलिए उस कमरे में घुसी हुई है। उसके बाद आशा ज्योति के सैंडल लेकर ज्योति के कमरे में जाती है और ज्योति से कहती है, ज्योति ये लो तुम्हारे सैंडल, मेरे कमरे में रखे थे, बाद में क्या पता मैं तैयार होने लग जाऊं या किसी काम में लग जाऊं, तुम्हें तो तैयार होना है, यहीं रख के चली जाती हूं, तुम आराम से तैयार होकर ये पहन लेना, बाद में क्या पता मैं कहाँ मिलूं। इस पर ज्योति कुछ कहती उससे पहले मधु बोल पड़ती है, भाभी ये सैंडल इतने ओल्ड फैशन, मैंने ज्योति के लिए अच्छे सैंडल ला के रख दिए हैं, अब वो लहंगे के नीचे वही सैंडल पहनेगी, आप ये सैंडल बेशक ले जाइए, और वैसे भी इन सैंडल की हील कम ही है, मैंने ज्योति के लिए लंबी हील वाले सैंडल ला के रख दिए हैं, ज्योति की हाइट कम है, उनमें उसकी हाइट लंबी लगेगी। ज्योति भी अपनी भाभी मधु की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ भाभी मैं भी ऊंची हील वाले सैंडल ही पहनूंगी, आप बेशक ये सैंडल ले जाइए। इस पर आशा कुछ नहीं कहती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है, और मधु ये सब देखकर अपने आप पर घमंड करती है और सोचती है, ये लोग कितने बेवकूफ़ हैं, जो मैं कहती हूँ वही मान लेते हैं। लेकिन मधु को ये नहीं पता था कि वो लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, वो बस अपने रिश्तों को बचाने के लिए चुप्पी खींच रहे हैं, सबको सब समझ आ रहा था। मधु भी तैयार होने के लिए ज्योति को छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है। घर के सभी लोग और रिश्तेदार तैयार हो जाते हैं। उसकी सास आशा से कहती है, आशा बहू सब लोग तैयार हो चुके हैं, ज्योति तैयार हुई या नहीं? बारात का समय हो रहा है, तूने किसको जिम्मेदारी दी थी ज्योति के पास रहने की, उसके पास फ़िलहाल कौन है? तो आशा अपनी सास को बताती है, माँ जी उसके साथ तो हमेशा मधु ही रहती है, मैंने तो लास्ट टाइम मधु को ही उसके पास देखा था, मधु उसके पास थी इसीलिए मैं तैयार होने चली गई। इतने में ही बाहर से कोई आवाज़ लगाते हुए कहता है, बारात आ गई है, बारात के स्वागत के लिए सभी लोग बाहर आ जाओ। आवाज़ सुनकर आशा की सास आशा से कहती है, आशा बहू तू ऐसा कर, आरती की थाली ले आ दूल्हे के स्वागत के लिए। तो आशा कहती है, माँ जी आप चलिए, मैं अभी आरती की थाली लेकर आती हूँ। सभी लोग बारात के स्वागत के लिए बाहर चले जाते हैं और आशा अंदर आरती की थाली लेने के लिए जाती है। आशा आरती की थाली लेकर ज्योति और मधु को बताती है, ज्योति बारात आ गई है, तुम ऐसा करो मधु के साथ बाहर आ जाओ, तब तक मैं दूल्हे की आरती उतार लेती हूँ। तो मधु सोचती है, बड़ी आई मुझ पर हुक्म चलाने वाली, बड़ी चालाक बन रही है, खुद आरती की थाली ले जाकर नेग ले लेगी और मुझे इस महारानी को ले जाने के लिए बोल दिया। ये सोचकर वो ज्योति से कहती है, ज्योति
क्यों ना आरती की थाली मैं ले जाऊं? तुम्हारे ससुराल वाले शहर वाले हैं और मैं भी शहर की हूँ। मुझे शहर के तौर तरीके अच्छे से आते हैं। तुम्हारा अच्छा इम्प्रेशन बनेगा ससुराल वालों के सामने। तो ज्योति अपनी बड़ी भाभी से कहती है, आशा भाभी आप ऐसा करिए, ये आरती की थाली मधु भाभी को दे दीजिए। मधु भाभी सही कह रही हैं। आशा ज्योति से कहती है, लेकिन माँ जी ने तो, वो अपनी बात पूरी कह भी नहीं पाती उससे पहले ही मधु उसके हाथ से थाली ले लेती है और कहती है, क्या भाभी आप इतना क्यों झिझक रहे हो, एक थाली की ही तो बात है। और वो थाली लेकर बारात के स्वागत के लिए चली जाती है। जब वो बाहर जाती है तो उसकी सास उससे कहती है, मधु बहू आशा कहाँ है? मैंने तो उसे बोला था आरती की थाली लाने के लिए। तो मधु बात बनाते हुए कहती है, माँ जी वो आशा भाभी ने कहा कि मैं गांव की हूँ ना और तुम शहर की हो, मुझे शहर के तौर तरीके नहीं आते, इसीलिए आरती की थाली लेकर तुम चले जाओ, मैं ज्योति को लेकर आ जाऊँगी। तो इस तरह आशा ज्योति के पास रुक जाती है और मधु खुद ज्योति के ससुराल वालों के साथ गप्पे मारने लगती है। तो उसकी सास अजय को बुलाकर कहती है, अजय बेटा मधु तो इन लोगों के साथ बातें करने में लग गई है, अब उसको आवाज़ देकर कैसे बुलाऊं, अच्छा नहीं लगेगा। तू ऐसा कर, आशा को बता कि ज्योति को लाने की तैयारी करे। तो अजय अपनी माँ के कहे अनुसार काम कर देता है और आशा ज्योति को लेकर आ रही होती है तो रास्ते में उसके सैंडल की हील टूट जाती है। ज्योति जैसे ही गिरने को होती है आशा उसे पकड़ लेती है और ज्योति से कहती है, क्या हुआ ज्योति, तुम लड़खड़ा क्यों गई? तो ज्योति बताती है, भाभी मेरे सैंडल की हील टूट गई है, अब मैं क्या करूं? तो आशा उसे कहती है, ज्योति तू ऐसा कर, मेरे सैंडल यहीं पहन ले, किसी को पता भी नहीं चलेगा, अब घर जाकर सैंडल लाना तो मुमकिन है नहीं। इतने में उनकी सास वहाँ आ जाती है और उसे सारा माजरा पता चल जाता है। तो वो आशा पर डांट मारते हुए कहती है, आशा बहू मैंने सारी जिम्मेदारियां तुझ पर छोड़ी थी, तू ज्योति को ऐसे ख़राब सैंडल लाकर कैसे दे सकती है जो पहनते ही टूट गए। अगर ज्योति अभी गिर जाती तो इसके ससुराल वालों के सामने और हमारे सारे रिश्तेदारों के सामने कितनी बेइज्जती हो जाती। इतने में मधु भी वहाँ आ जाती है और उसे भी सारा माजरा जब समझ आता है तो वो आशा की तरफ देखती है और आशा मधु की तरफ, लेकिन आशा मधु की शिकायत नहीं करती, उल्टा अपनी सास से कहती है, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, सारी चीज़ें ऐसे देख के ली थी, फिर पता नहीं ये सैंडल ख़राब कैसे आ गई। तो उनकी सास कहती है, चलो ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, जयमाला के लिए सभी इंतज़ार कर रहे हैं, ज्योति को लेकर चलो। अब मधु को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि उसके कारण ज्योति की इंसल्ट हो सकती थी। जयमाला के समय आशा नंगे पैर ही फंक्शन अटेंड कर रही थी, लेकिन साड़ी के कारण उसके नंगे पैर दिखाई नहीं दे रहे थे। ऐसे ही फेरों का समय आता है और ज्योति की शादी हो जाती है और विदाई के वक्त ज्योति सारे परिवार से जब मिलती है तो अपनी आशा भाभी से कहती है, आशा भाभी आप बहुत अच्छी हैं, आपने बिल्कुल एक माँ की तरह मेरा ध्यान रखा है। माँ भी गलती होने पर कभी कभी मुझे डांट दिया करती थी, लेकिन आपने मुझे कभी नहीं डांटा। आप मेरी माँ से भी अच्छी हैं। आपने मेरी छोटी छोटी ज़रूरतों का कितना ध्यान रखा है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने आपसे कुछ मांगा हो और आपने ना दिया हो। और मधु भाभी आप भी बहुत अच्छी हैं। अभी शादी के टाइम मुझे कितनी टेंशन हो रही थी, लेकिन आपने सारी चीज़ें कितनी अच्छे से संभाल ली, मेरा कितना ध्यान रखा। इस पर मधु सोचती है, इन लोगों का दिल कितना बड़ा है। आशा भाभी ने भी चप्पल वाली बात किसी को नहीं बताई, वरना सभी लोग मुझे ही डांटते। और ये ज्योति मुझे कितना अच्छा समझ रही है, जबकि मैं तो काम से बचने के लिए ऐसे ही टाइम पास करती थी। मैंने तो इसके बारे में कभी कुछ सोचा ही नहीं। और वो ये सोचकर अपनी ननद ज्योति को गले से लगा लेती है। फिर उसके बाद अगले दिन वो अपनी जेठानी के कमरे में जाती है और उससे भी माफ़ी मांगकर उसे भी गले लगा लेती है। उसके बाद कुछ दिनों तक वो वहीं रहते हैं और अपनी जेठानी के साथ मिलकर सारा घर का काम कराती। फिर वो शहर लौट आते हैं, लेकिन अब की बार मधु के दिल में अपनी जेठानी या अपनी सास को लेकर कोई बैर भावना नहीं थी।